ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्क्रीन शेयर और हम लोग अपने लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने सिद्विक पाल थ्योरी डिस्कस करी थी और सिद्विक पाल थ्योरी को डिस्कस करने के बाद हमने उसके सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रोज एंड कॉन्स से मेरा मतलब है कि हम लोगों ने उसकी जो मेन पॉस्टुलेट्स हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था और फिर उसके बाद हम लोग वेस्पर थ्योरी पर प्रोसीड कर गए थे और हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी का भी डिस्कशन किया था। सो वी विल कंटिन्यू इन आवर डिस्कशन। और मैंने आपसे बताया था कि वेस्पर थ्योरी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है और इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग जो स्लाइड्स में शो कर रहा हूं, ये वाली स्लाइड्स पावर पॉइंट की, इसको आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए द स्लाइड्स, ताकि जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप डिटेल में अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज पोस्टुलेट्स। और इसके अलावा मैं बहुत सारी दूसरी चीजें भी बताता चलता हूँ, लिखता चलता हूँ, व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ। सो यू कैन कीप दैट ऑल्सो इन माइंड while you are preparing for your notes. Chalo then. Okay, let's begin. Let's begin our class for today. Yeah. ओके सो एज यूजुअल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा आप हैंड रेस कीजिएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप टाइप करके भेजना चाहते हैं अपना क्वेश्चन तो वो भी भेज सकते हैं आप। लेट्स बिगिन एंड as I said that I will send you all the slides on Telegram, so you can just now listen to the lecture very carefully. Okay, now let's begin here. So ये हम लोग वेस्पर थ्योरी की बात कर रहे हैं। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सो इस थ्योरी की जो खास खास बातें हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वो इसके नाम में ही उजागर हो जाती हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। एक जस्ट ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच के रिपल्शन के बेसिस पर हम किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं। सो वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स के आपसी रिपल्शन के बेसिस पर हम ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन करते हैं। यही बात वेस्पर थ्योरी में बताई गई। नाउ लेट्स बिगिन। ये वाली स्लाइड हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, बट नेवरदलेस वी विल रिवाइंड इट, वी विल रिवाइज इट वंस अगेन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ये पहली बात है, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। द फर्स्ट थिंग and important. Postulate number 1. The geometry of covalent molecular ion depends on the total number. Now this is important. It depends upon the total number of electron pairs where present in the valence shell of central atom. So central atom के valence shell में total number of electron pairs जितने होंगे वो ज्योमेट्री को डिटरमिन करने का काम करते हैं। किसी भी सेंट्रल एटम के किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल या आयन के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में उपस्थित जितने कुल मिला के जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे यही ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर्स वैलेंस शेल में पाए जाते हैं और ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो संख्या है ये ज्योमेट्री को डिटरमिन करने का काम करती है। ये पहली बात है। ओके, this is the first thing, that the total number of electron pairs which includes bonded electron pair and lone pair of electron present in the valence shell. valence shell का मतलब क्या हुआ? valence shell का मतलब outer most shell, बाह्य कक्ष, outer most shell. So present in the valence shell of central atom determine the geometry of covalent molecules or ions. दूसरी बात,
ओके, ये इसी पॉस्टुलेट का कंटिन्यूएशन है। आगे देखिए, सिंस द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट इन दी ऑर्बिटल्स, ये बात भी मैं पिछली बार बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन्स कहां उपस्थित होते हैं? ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हमें इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से दूर करना है तो हमें ऑर्बिटल्स को एक दूसरे से दूर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ानी है, तो हमें ऑर्बिटलों को भी एक दूसरे से दूर करना पड़ेगा। और सेंट्रल एटम क्या करता है? सेंट्रल एटम, मान लीजिए एक सेंट्रल एटम ए है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल एटम ए है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पर और एक ऐसे एंगल पर रखेगा, सेंट्रल एटम करेगा ये काम, आप और मैं नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल एटम ये काम करेगा कि उसके बैलेंस शेल में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, इसको ऐसे एंगल पर रखा जाए, इसको इस तरह की दूरी पर इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखा जाए कि उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। और यदि बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम होगा। यदि रिपल्शन मिनिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि रिपल्शन एनर्जी को बढ़ाता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। रिपल्शन ऑलवेज इंक्रीजेस एनर्जी, अट्रैक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को या ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पर, मैक्सिमम ऐसे ऑप्टिमम एंगल पर रखा जाता है कि इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो। रिपल्शन मिनिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनी रीजन, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, any reason which decreases energy will increase stability। कोई भी कारण जिसके द्वारा ऊर्जा कम होगी, उसी के कारण स्थिरता बढ़ेगी। जितनी एनर्जी कम होगी, करस्पॉन्डिंगली उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो सेंट्रल एटम क्या करता है कि अपने वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को या उनके जिन ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, उन ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखता है, एक ऐसे ऑप्टिमम एंगल पर रखता है जहां रखने के द्वारा बॉन्ड्स के बीच में या ऑर्बिटल्स के बीच में या इलेक्ट्रॉनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम होगा। रिपल्शन मिनिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी होगी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, सो दिस वर्क इज डन बाय द सेंट्रल एटम। सो दो बातें अभी हम लोग ने पढ़ी। पहली बात, दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम डिटरमिन ज्योमेट्री। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। दूसरी बात, सेंट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को या जिन ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर, अब आपको ये बात मालूम है, वन बॉन्ड एक्चुअली मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर एटम ए और एटम बी के बीच में बॉन्ड है, इसका मतलब एटम ए और एटम बी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज वन pair of electrons makes one bond, one pair of electron makes one bond। ओके, सो ये दूसरी बात हुई। अब तीसरी बात, थर्ड postulate, very important postulate, the pi electron pairs present in the valence shell of central atom does not influence the geometry of molecule, only sigma electron pairs contribute in geometry determination। Now let me go to the whiteboard, और मैंने ये बात पिछली बार भी एक्सप्लेन करी थी। Let me just revise this whole concept with you once more, okay? Now just coming over here, and this is, of course, this is the VSP, the, we are talking about the
द वेस्पर थ्योरी। ओके, नाउ हम लोगों ने क्या पढ़ा है? किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे, टीई स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री डिटरमिन करेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ हैं जिनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपको पहले से मालूम है लोन पेयर का मतलब होता है, लोन पेयर का मतलब वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। आप में से एक दो लोगों ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि सर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू। हालांकि पिछली बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट मी revise it once again for you. So total number of electrons includes lone pairs, और जो दूसरा प्रकार है उसको हम कहते हैं bond pair. So we have lone pairs and then we have bond pairs. Lone pair का मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मगर बस ध्यान रखिएगा कि ये वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स हमेशा वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो वैलेंस शेल में उपस्थित हैं फिर भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें लोन पेयर कहा जाता है। ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो प्रकार के होते हैं। टोटल टीई का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रभात, टीई मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, राइट। नाउ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग पेयर्स का मतलब ये हुआ कि इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बॉन्डिंग पेयर्स में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होते हैं जिसे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं, दूसरे हैं जिसे हम पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो वैलेंस शेल में उपस्थित हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर्स वो हैं जो वैलेंस शेल में उपस्थित हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो हैं जिनमें ओवरलैपिंग जो है, सिग्मा बॉन्ड्स वो होते हैं जिनमें ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। जस्ट लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर फॉर यू। आप, हालांकि ये बात पुरानी है, आप लोग सब लोग इसको जानते हैं, बट नेवरदलेस आई विल स्टिल मेक इट फॉर द सेक ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु मे हैव फॉरगॉटन। ओके, ये, और उसके बाद ये हम लोग इसको कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग इसको कहा जाता है। ओके, और yes, I will. Akash and Ananya, I will come to your questions. Why lone pair does not contribute to form bond? Of course, lone pairs bonding में participate lone pairs geometry determination में participate करते हैं, और sigma bond pairs क्यों ज्यादा stability provide करते हैं? I will tell you. Just wait. Listen to my lecture first, and then most of your queries will be answered here only. ये देखिए, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, सो वी हैव एन एटम ए एंड देन वी हैव एन एटम बी, और ये दोनों हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है। और अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग के कारण ये वाला जो हिस्सा है ये ओवरलैप्ड रीजन है, और इसी ओवरलैप्ड रीजन को ही हम लोग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग के द्वारा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग के द्वारा, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग के द्वारा बना है। इसीलिए इस ओवरलैपिंग को सिग्मा ओवरलैप कहा जाता है, और इसके द्वारा जो बॉन्ड बना उसको सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये सिग्मा वाला हो गया। ओके, अब देखिए पाई ओवरलैपिंग कैसे होती है। सो पाई ओवरलैपिंग, अच्छा ये बातें पुरानी है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। यू हैव read all these things earlier, but just for your revision. So ये है और ये है। अब ये ऑर्बिटल मैं आपके लिए बना रहा हूं।
ओके, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है और ये ओवरलैप्ड रीजन, ये ओवरलैप्ड रीजन है। ओके, और इस ओवरलैप्ड रीजन को ही हम लोग पाई कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसे पाई बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है। इन केस ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सिस। फिर से सुनिएगा, सिग्मा बॉन्ड के बनते समय ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सिस। तो यही मॉलिक्यूलर एक्सिस है और इसी मॉलिक्यूलर एक्सिस पर ओवरलैपिंग भी होती है। इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग इज अलोंग द एक्सिस। साइड वाइज ओवरलैपिंग में ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ये वाला मेरा जो हाथ है ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, और ओवरलैपिंग ऐसे होती है। इसका मतलब ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस इन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस इन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो ये ऑर्बिटल्स है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है। सो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, उसे पाई कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये वाला जो है, इससे जो बॉन्ड बनता है ये सिग्मा ओवरलैप कहलाता है, और इसके द्वारा बनने वाले बॉन्ड्स को हम लोग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो प्रकार के होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कैटेगरी है जो नॉन बॉन्डिंग होता है ना। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ही लोन पेयर कहा जाता है। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, सवाल ये नहीं है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसीलिए इनको लोन पेयर कहा जाता है। लोन पेयर की यही परिभाषा है कि ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में उपस्थित हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में उपस्थित है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल, जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर। मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, ठीक, नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 7। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p3। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये वैलेंस शेल है। ये इनर शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। ये आउटर शेल है जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। सो ये हो गया हमारा 2s, ये हो गया हमारा 2p, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। अब गौर से देखिए, अगर नाइट्रोजन एटम को अमोनिया मॉलिक्यूल बनाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए इसको अमोनिया मॉलिक्यूल बनाना है, तो यहां नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जब 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इसका मतलब यह हुआ कि एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पहला हाइड्रोजन आ गया, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम आ गया अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये तीसरा हाइड्रोजन एटम आ गया अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के। इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है, ये वैलेंस शेल है, इसमें कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऑल टुगेदर देयर आर हाउ मेनी? देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 2 कैटेगरी है, बहुत गौर से सुनिएगा इन बातों को। देयर आर 2 कैटेगरीज। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वैलेंस शेल में है, मगर देखिए इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पेयर में और इन इलेक्ट्रॉन पेयर में यही फर्क है, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। देखिए यहां पर ये मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, बॉन्ड्स बनाया हुआ है, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, इन्हें हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं या बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं, एक ही बात है। सो देयर इज 1 लोन पेयर एंड देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स।
एंड कुल मिलाकर के देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। पहला कैटेगरी लोन पेयर है, ये आपके सामने बना हुआ है, नॉन बॉन्डिंग है, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी तरह का योगदान या किसी तरह का इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए नॉन बॉन्डिंग कहा जाता है। बॉन्ड पेयर्स में 2 प्रकार के हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर और पाई बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर देखिए यहां पर, ये 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। इन्हें हम बॉन्ड पेयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है मगर नो बॉन्ड, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है मगर बॉन्ड बना, लिहाजा 3 बॉन्ड पेयर्स हैं ये। अब इन 3 बॉन्ड पेयर्स में 2 प्रकार के बॉन्ड्स हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वो है जहां हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जहां साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उसको पाई ओवरलैप कहा जाता है या पाई कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नाउ गिलेस्पी एंड नायहोम ने अपनी वेस्पर थ्योरी में क्या कहा? गिलेस्पी नायहोम ने अपनी वेस्पर थ्योरी में यह कहा कि गिलेस्पी नायहोम ने अपनी वेस्पर थ्योरी में यह कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में कोई योगदान नहीं करते। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में योगदान नहीं करते। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल और आयन। इसका मतलब ज्योमेट्री डिटर्मिन कौन करता है? लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर्स ओनली play important role in the determination of geometry of molecule or ion, whereas pi bond pairs do not participate in geometry determination. Now let us take up an example. पिछली बार मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल टुडे, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एंड you will see how things are happening. We have, say for example, sulfur dioxide molecule, okay, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, जिसमें सल्फर सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन जो है वो अदर एटम है। सो हमारे पास सल्फर एटम है, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? 16। और मैं केवल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए इधर 3s2 3p4 एंड 3d0। 3s2 3p4 3d0, ये सल्फर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहां पर देखिए कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, 10 अंदर है 6 बाहर। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ फॉर यू नाउ। सो ये देखिए आप, ये हमारा है 3s2 और 3p4 देखिए इस तरह से होगा, ये p का पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और p का चौथा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सल्फर के पास वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये सल्फर एटम। नाउ इसी तरह से जरा सा ऑक्सीजन का भी हम लोग बना लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव ऑक्सीजन एटम, ओके, और ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p4, 2s2 एंड 2p4। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, इसलिए मैं चाहता हूं कि गौर से आप देखिएगा इसको, कोई भी स्टेप छूटने ना पाए, इसलिए मैं हर एक लाइन, हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में बना रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं ताकि आप देखते चलिए। सो वी हैव 2s2 एंड देन ऑफ कोर्स दिस इज 2p3 एंड 2p4। नाउ लिसन केयरफुली। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन। सो जिस तरह से ये पहला ऑक्सीजन एटम है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से एक दूसरा ऑक्सीजन एटम भी होगा। सो ये पहला ऑक्सीजन एटम था, अब मैं आपके लिए दूसरा ऑक्सीजन एटम भी यहां पर बना देता हूं। ये ऑक्सीजन एटम नंबर 2 और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हो जाएगा
देखिए आप 2s2 एंड ऑफ कोर्स वी हैव 2s2। जैसा पहला ऑक्सीजन एटम है बिल्कुल वैसा ही दूसरा ऑक्सीजन एटम भी है, और दोनों के पास वैलेंस शेल में कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और एक को सिग्मा और एक को हम पाई कहते हैं। ओके, Soumya, at the moment we are not talking about the molecular orbital theory. So, and oxygen atom की बात हो रही है. So we cannot bring in a theory which is applying to a molecule. We are currently talking about oxygen atom. Okay, oxygen has pi electron in its valence shell, and of course यहाँ पर भी दिख रहा है आपको कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में पाई इलेक्ट्रॉन है. यू कैन सी इट वेरी वेरी क्लियरली. सो वी हैव सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन. अब नोटिस करिए ध्यान से, 2 ऑक्सीजन एटम है जिनको सल्फर के साथ आकर के जुड़ना है, और दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. इसका मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स के पास कुल मिलाकर के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सल्फर के पास ग्राउंड स्टेट में केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो अगर पेयरिंग होनी भी है तो ग्राउंड स्टेट में नहीं हो सकती, लिहाजा सल्फर कहां मूव करेगा? सल्फर विल मूव टू द एक्साइटेड स्टेट. सल्फर विल गो टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. और आप नोटिस करिएगा यहां पर ये 3s का इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा, और देखिए 3p का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन, इस तरह से था. और ऑफ कोर्स हमारे पास एक 3d है जो अभी तक खाली है, लेकिन यहां अब उसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं यहां पर ये 3d को इस तरह से बना रहा हूं. अब देखिए होता क्या है, सल्फर इज गोइंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, विच मींस सल्फर का ये जो चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर मैं ये रेड निशान या लगा दे रहा हूं या सर्कल कर दे रहा हूं, ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के और वन ऑफ द वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स में आ जाएगा. से द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सल्फर एटम, या ये कह लीजिए द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द 3p सल्फर एटम विल मूव फ्रॉम 3p टू वन ऑफ द वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स. और जब ऐसा हो जाएगा तब कंडीशन क्या हो जाएगी? आई होप यू आर ड्रॉइंग एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड एवरी सिंगल बॉन्ड विथ मी एट द मोमेंट. जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूं, मैं बोलता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी कॉपीज में बनाते जाइए, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल अंडरस्टैंड, द मोर यू विल बिकम गुड एट दिस होल टॉपिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये 3p का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये अनपेयर होकर के 3d में आ रहा है, ये कंडीशन हो गई. देखिए आप, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, अब सल्फर के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. अब देखिए क्या होगा. नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आर गोइंग टू हैपन हियर. पहला ऑक्सीजन एटम आएगा, और पहले ऑक्सीजन एटम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आप देखिए यहां पर, सो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम विल कम, first oxygen atom, sigma electron, pi electron. So ये पहला ऑक्सीजन एटम आया, अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन लाया, अपना पाई इलेक्ट्रॉन लाया. ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है. तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं. ये पहला ऑक्सीजन एटम हो गया. दूसरा ऑक्सीजन एटम आता है, फिर से वो भी अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन और अपना पाई इलेक्ट्रॉन. तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन एटम नंबर 2 का, और पाई, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया और पाई बॉन्ड बन गया. राइट नाउ प्लीज नोटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. अगर आपसे ये पूछा जाए कि सल्फर के वैलेंस शेल में कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम.
So the answer is, बोलिए, yeah, put it in the chat box. How many electron pairs in the valence shell of central atom? Wonderful. Wonderful. No. How many electron pairs? There are 5 electron pairs. Yes, there are 5 electron pairs in the valence shell of central atom. और इन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से आप देखिएगा, एक लोन पेयर है और ये वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एक लोन पेयर है। फिर उसके बाद देखिए यहां पर आप 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है और फिर यहां देखिए 2 पाई बॉन्ड पेयर है। ठीक है, 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, 2 पाई बॉन्ड पेयर्स। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू रिमेंबर, इसको याद करिए। हम लोगों ने जिस समय सिद्विक-पाल थ्योरी पढ़ी थी तो वहां हमने ये पढ़ा था कि अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री कैसी होगी? बोलिए, ज्योमेट्री कैसी होगी? If there are 5 electron pairs in the valence shell of central atom, what will be the geometry? Geometry will be trigonal bipyramidal. No, Suvanshi, it's not tetrahedral. Tetra means 4 हुआ ना? Trigonal bipyramidal, not pentagonal. Pentagonal होगा जब 7 electron pairs होंगे. Yes, trigonal bipyramidal geometry. इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। अब आप देखिए यहां 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री नहीं है। इनफैक्ट ज्योमेट्री कैसी है? ज्योमेट्री सल्फर डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री इज let me see, somebody is writing. What is the geometry of sulfur dioxide? It is trigonal. Yes, bent nahi, bent shape ho jayega. Bent is different and this thing is different. Okay, geometry of sulfur dioxide molecule is, आप इसको या तो ट्राइंगुलर कह सकते हैं या आप इसको ट्राइगोनल ज्योमेट्री कह सकते हैं। शेप जो है वो इसका बेंट शेप कहलाता है। अब ज्योमेट्री में और शेप में क्या फर्क है ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ओके, ज्योमेट्री होनी चाहिए थी पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मगर ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल। व्हाई? द रीजन इज, गिलिस्पी नाइहोम ने कहा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर के केवल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, 2 सिग्मा और 1 पाई, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के कारण ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल। और आप देखिए ज्योमेट्री को हम लोग बनाते किस तरह से हैं, इट्स मेड इन दिस मैनर। देखिए आप, सो ये हमारा सल्फर एटम हो गया, ये हमारा लोन पेयर हो गया। अब आप देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, आप नोटिस करेंगे यहां पर देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में योगदान नहीं करते हैं। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आप में से अभी 2-3 लोगों ने सवाल पूछा कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में योगदान क्यों नहीं करते हैं। इस बात को समझिएगा क्यों नहीं करते। हेड ऑन ओवरलैप और साइड वाइज ओवरलैपिंग, नोटिस करिए ध्यान से, हेड ऑन ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप क्योंकि अलोंग द एक्सिस होता है, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है। इस बात को समझिएगा, जब भी दो, ये मान लीजिए ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, और ये दोनों अपने अपने ऑर्बिटल्स के साथ आते हैं ओवरलैपिंग के लिए। सो जब ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है ना, सिस्टम से एनर्जी निकल रही, मैंने अभी बताया था, रिपल्शन में हमेशा एनर्जी ऐड होती है, अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। सो जब ये दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर बॉन्डिंग, फॉर ओवरलैपिंग, तो एनर्जी धीमे धीमे सिस्टम से निकल रही है। और क्योंकि अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग है, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा सिस्टम से एनर्जी उतनी ही ज्यादा निकलेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी इसका मतलब बची हुई एनर्जी उतनी ही कम है, और एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। मोर द ओवरलैपिंग,
more the energy released, less is the remaining energy, more is the stability. फिर से सुनिएगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, निकली हुई ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, बची हुई ऊर्जा उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी. सो जब हेड ऑन ओवरलैप होता है, एंड टू एंड ओवरलैप होता है, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होता है. इसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, रिमेनिंग एनर्जी मिनिमम रह जाती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी. नाउ साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैप काफी कम होता है. तो ओवरलैपिंग यहां पर भी हो रही है, एनर्जी यहां भी निकल रही है, सिस्टम यहां भी स्टेबलाइज हो रहा है. लेकिन अगर आप सिग्मा बॉन्ड के बनने को और पाई बॉन्ड के बनने को दोनों को कंपेयर करें, तो सिग्मा बॉन्ड का बनना सिस्टम को कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड का बनना. दोनों ही सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का बनना सिस्टम को बहुत अधिक स्टेबलाइज करता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड. इसीलिए अब ये मेरा एक स्टेटमेंट है जो मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं, एंड आई वांट यू आल्सो टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. केमिकल सिस्टम हमेशा वो काम पहले करता है जिससे उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाए. केमिकल सिस्टम्स हमेशा पहले वो काम करते हैं जिससे उनको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सल्फर एटम के पास 4 बॉन्ड बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी है. 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड बनने पर सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के बनने पर पाई बॉन्ड्स के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी. सो सल्फर एटम क्या करेगा? सल्फर एटम अपना लोन पेयर और अपने 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स को पहले एडजस्ट करेगा. सो सल्फर एटम ने अपने लोन पेयर को और अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड्स को पहले एडजस्ट कर लिया. कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए. सो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सेंट्रल एटम के चारों तरफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो वो किस एंगल पर अपने आप को एडजस्ट करेंगे, या सल्फर सेंट्रल एटम किस एंगल पर एडजस्ट करेगा कि इन तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में मैक्सिमम एंगल हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो? वेल, द बॉन्ड एंगल इज 120 degrees. Yes, absolutely correct. The bond angle is 120 degrees. इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर एटम इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पर पहले एडजस्ट कर देगा. और क्योंकि सल्फर एटम ने इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को 120 डिग्री एंगल पर सेट कर दिया, तो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है. अभी पाई बॉन्ड बना भी नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री ऑलरेडी डिटरमिन हो चुकी है. अब इसके बाद पाई बॉन्ड बनता है. ये पहला पाई बॉन्ड, आई एम सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये पहला पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड. इसका मतलब अब आप देखिए, पाई बॉन्ड के बनने की वजह से ज्योमेट्री में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, बॉन्ड एंगल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया. इसीलिए तो हम कह रहे हैं पाई बॉन्ड का बनना ज्योमेट्री को प्रभावित नहीं करता. पाई बॉन्ड के बनने से सिस्टम में थोड़ा स्टेबिलिटी और आ जाती है, लेकिन अधिकतम स्टेबिलिटी तब आती है जब सिग्मा बॉन्ड बनता है. सिग्मा बॉन्ड का बनना सिस्टम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. इसीलिए सल्फर एटम पहले दोनों ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने, 1 लोन पेयर है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. तो सल्फर एटम पहले 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एडजस्ट कर देगा, और एडजस्ट करने की वजह से ज्योमेट्री निर्धारित हो जाएगी, एंड द ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर और ट्राइगोनल. वंस द ज्योमेट्री हैज बीन डिटरमिन्ड, सिस्टम हैज बीन स्टेबलाइज्ड, बॉन्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. अब इसके बाद जो बचे हुए 2 पाई बॉन्ड्स हैं दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ, वो पाई बॉन्ड्स भी बन जाएंगे, और पाई बॉन्ड्स का बनना भी सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा. लेकिन एक्चुअली में सिस्टम तो ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुका, ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन पहले ही हो चुका. पाई बॉन्ड का बनना सिस्टम को थोड़ा सा और स्टेबलाइज कर देगा, लेकिन इतना नहीं कर पाएगा
कि ज्योमेट्री परिवर्तित हो जाए या ज्योमेट्री बदल जाए। और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर को मैं आपके लिए कंप्लीट कर दूं। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निर्धारित होती है। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड you almost know how things are happening over here. एक important aspect है, so इसको जानना बहुत important है, how things are happening. So I'm just going to yeah, wait just a minute. Okay, समय काफी हो गया. How will we decide that which, okay, Soumya is asking, how will we decide, just एक second. How will we decide that which electron is pi electron, which electron is sigma electron, as in oxygen atom 1? Nothing. We don't decide. We are not deciding. पहली बात ये समझिएगा, हमने डिसाइड नहीं किया है कौन सा इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये एटम खुद डिसाइड करता है. ऑक्सीजन एटम स्वयं बताएगा ये सिग्मा है या पाई है. ये पलट भी सकता है. मैंने तो यहां पर कन्वीनियंस में लिख दिया पहला इलेक्ट्रॉन सिग्मा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई, लेकिन कोई जरूरी नहीं. दूसरा इलेक्ट्रॉन सिग्मा हो सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन पाई हो सकता है. जो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस बॉन्ड को बनाएगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे. या उल्टा कह लीजिए, जो बॉन्ड बनता है, अगर सिग्मा बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और पाई बॉन्ड बना तो पाई इलेक्ट्रॉन. सो which electron is the sigma, which electron is the pi electron, thus atom will decide. Okay, one more question. Px, Py, Pz orbital perpendicular to each other. So if Px, Px overlap, then why Py, Py overlap is perpendicular. Listen carefully. Listen, very, very important question you have asked. Okay. इसको गौर से. अच्छा, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? So I'm going to clear the screen up. Okay. I'm going to clear this. Okay, right. Now listen carefully. One question has been asked कि अगर px ओवरलैपिंग को हम हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं तो py को हेड ऑन ओवरलैपिंग क्यों नहीं कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को. अब देखें यहां पर आप, ये मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. ये मैंने यहां पर एक इंडेक्स बनाकर के आपके सामने में रख रहा हूं. मैं इसको गौर से देखिएगा. मैं आपके लिए अभी बना रहा हूं px ओवरलैपिंग, px ओवरलैपिंग. ओके, देखिए आप, सो ये x एक्सिस है, ये मैं लोब बना रहा हूं. ओके, और ये मैंने लोब बनाया, ये ओवरलैप्ड रीजन है, ये ओवरलैप्ड रीजन है, और ये px ओवरलैपिंग है, और px ओवरलैपिंग को इसको हम कहते हैं ये हेड ऑन ओवरलैप है. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा. अब मैं आपके लिए बना रहा हूं py ओवरलैपिंग. प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और इस तरह के सवालों को किताबों में डिस्कस नहीं किया जाता है. लिसन वेरी केयरफुली. अभी मैंने कहा था ये एक्सिस x एक्सिस है, इधर देखिएगा, इस तरह से मान लीजिए हमने कहा ये एक्सिस x एक्सिस है, ये उसके परपेंडिकुलर y है, ये उसके परपेंडिकुलर z है. सो हमने यहां पर एक इंडेक्स बना के रखा कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. मगर सवाल देखिए, अच्छा अब सुनिए, हमने कहा ये x एक्सिस है, जो इधर फेस कर रही है x एक्सिस है, जो सामने फेस कर रही मान लीजिए ये y एक्सिस है, ऊपर फेस कर रही z एक्सिस है. अब मान लीजिए ये z एक्सिस, इसको ध्यान से देखिएगा, z एक्सिस है जो ऊपर फेस कर रही है, x एक्सिस जो इधर फेस कर रही. अब मान लीजिए मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दी है, तो ये जो z एक्सिस है जिसको हम कह रहे थे कि ऊपर फेस कर रही है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो यही z एक्सिस है, लेकिन अब ये इधर फेस कर रही है. ये जो x थी जो इधर फेस कर रही थी, अब ये नीचे फेस कर रही है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इन तीन एक्सिस में से हम किसी को भी x बोल सकते हैं, किसी को भी y बोल सकते हैं,
किसी को भी z बोल सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि यही सदैव x एक्सिस कहलाएगा, ये सदैव y एक्सिस कहलाएगा, ये सदैव z एक्सिस कहलाएगा। नो नो नो, there's no rule as such. Any can be called x, any can be called y, anyone can be called z. अगर हमने एक को x कह दिया तो दूसरे को हम y कह देंगे, तीसरे को z कह देंगे। इसको x कह के इसको y, इसको z कह सकते हैं, इसको x कह सकते हैं, इसको y कह सकते हैं, इसको z कह सकते हैं। इसका मतलब हम किसी भी एक्सिस को कोई भी एक्सिस का नाम दे सकते हैं। खास बात यह है ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब मान लीजिए ये हमने px ओवरलैप शो किया था। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो एक्सिस है ये y एक्सिस है, y एक्सिस है, ये सेम ये y एक्सिस है। ओके, सो अगर ये y एक्सिस है तो देखिए यहां पर जिस तरह से मैंने ये बनाया था, क्या हो गया, so I'm going to draw over here. ये लोब बना, ये लोब बन गया, ये ओवरलैपिंग हो गई। अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि हमने कहा था ये y एक्सिस है, इसीलिए इस ओवरलैपिंग का नाम अब हो गया py ओवरलैपिंग। अगर हम कह देते हैं ये x एक्सिस है तो ये px ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर कहते हैं ये y है तो ये py ओवरलैपिंग जाएगी। और इसी तरह से सिमिलरली अगर हम इसको कह देते हैं कि ये z एक्सिस है तो ये py हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, गौर से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास एक एटम A है ये, जिसका ये लोब है, और ये दूसरा एटम है जिसका ये लोब है। सो वी हैव एन एटम A एंड वी हैव एन एटम B। ये दोनों ने ऑलरेडी x एक्सिस के ऊपर हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लिया है। इन दोनों ने x एक्सिस के ऊपर ऑलरेडी हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लिया है। और हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लिया, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बना, जो ओवरलैपिंग है उसका नाम है सिग्मा ओवरलैप। तो ये जो बॉन्ड बना इसका नाम हो गया क्या, सिग्मा बॉन्ड। अब सुनिए, किसी भी मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूलर एक्सिस होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में देयर इज ओनली वन molecular axis. So if there is one molecular axis, then there will be only one sigma bond that can be formed. Sigma bond का मतलब वो bond जो along the axis बनता, और ये एक्सिस कौन सी है, मॉलिक्यूलर एक्सिस है। तो क्योंकि एक मॉलिक्यूलर एक्सिस है इसीलिए एक ही हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकता है, लिहाजा एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अब सुनिएगा, अगर एक दफे सिग्मा बॉन्ड बन गया तब उसके बाद दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनने की चांसेस खत्म हो जाते हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, ओनली वन हेड ऑन ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, टू हेड ऑन ओवरलैपिंग्स आर नॉट पॉसिबल। इसीलिए एक सिग्मा बॉन्ड बना। और जब एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और अगर इन दोनों एटम्स को फिर से जोड़ना है, यानी कि एटम A और एटम B के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, अगर इसमें अब सेकंड बॉन्ड बनना है और सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता तो वो कौन सा बनेगा, मानी बात है, पाई बॉन्ड बनेगा। इसीलिए पहला बॉन्ड जो बना उसको हमने कहा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड जो बना उसको हमने कहा पाई बॉन्ड। मानी बात है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का बनना सिस्टम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पाई बॉन्ड भी बनता है, वो भी स्टेबलाइज करता है, लेकिन सिग्मा के मुकाबले उसकी जो स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करता है उसका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है। सो अगर px हेड ऑन है तो क्या py हेड ऑन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड ही बनना है तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अगर केवल सिग्मा बॉन्ड बनना है, सिंगल बॉन्ड बनना है
तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, चाहे एक्सिस एक्स पर हो, चाहे एक्सिस वाई हो, चाहे एक्सिस जेड हो। अगर सिंगल बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनना है तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड दूसरा बनेगा। और अगर तीन बॉन्ड्स बनने हैं, तीन बॉन्ड्स बनने हैं, 3 बॉन्ड्स, तो एक सिग्मा दो पाई। अब एक सिग्मा एक ही रहेगा, ये याद रखिएगा। सिग्मा एक क्यों होगा? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्सिस बनता है। कौन सा एक्सिस? मॉलिक्यूलर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। एक ही मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है, लिहाजा एक ही बार हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल है, लिहाजा एक ही सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग के दो चांसेस हैं, पी वाई ओवरलैप हो सकता है, ये वाला, एक सेकेंड, आई विल जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर। ये पी वाई ओवरलैपिंग हो सकता है, ये पाई बॉन्ड बना, और उसके बाद पीजेड ओवरलैपिंग भी हो सकती है, और ये भी पाई बॉन्ड होगा। सो वन सेकेंड, लेट मी रिपीट। अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, वो चाहे एक्स एक्सिस पर बने, चाहे वाई पर बने, चाहे जेड पर बने, डज नॉट मैटर। लेकिन अगर दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड्स बनने हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड कहलाएगा। और अगर एक एटम के बीच में तीन बॉन्ड्स बनने हैं, सिग्मा एक ही रहेगा, पाई दो हो जाएंगे। सिग्मा एक क्यों रहेगा? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सदैव अलोंग मॉलिक्यूलर एक्सिस बनता है। मॉलिक्यूलर एक्सिस एक ही होती है, एक बार बॉन्ड बन गया उसके ऊपर सिग्मा बॉन्ड, तो दूसरे बॉन्ड बनने के लिए न जगह है न स्कोप, एंड देयरफॉर देयर विल ओनली बी वन सिग्मा बॉन्ड, and there can be a possibility of formation of two pi bonds. क्या मॉलिक्यूलर एक्सिस कोई भी एक्सिस हो सकती है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल हो सकती है। मॉलिक्यूलर एक्सिस कोई, किसी भी एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस कह सकते हैं, जिस भी एक्सिस पर। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एक्सिस? मॉलिक्यूलर एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनता हो। अब मुझे ये बताइए, यहां पर मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या है? टेल मी, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस इन द फर्स्ट केस? ये पहला केस है मान लीजिए, और ये दूसरा केस है। बताइए, पीएक्स में मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या है? वेरी गुड, एक्स एक्सिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, एक्स एक्सिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। सेकेंड केस में बोलिए, यहां पर सेकेंड केस में, एब्सोल्युटली करेक्ट, वाई एक्सिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ब्रिलियंट, आप बात समझ गए। In the first case, overlapping is taking place along the x-axis, so x is the molecular axis. In the second case, overlapping is taking place along the y-axis, so y is the molecular axis. और एक तीसरा केस भी हो सकता है, in case of the third case, in the third case, if overlapping is taking place along the z-axis, then the molecular axis will be z एक्सिस। मैं डिस्टॉर्शन की ज्योमेट्री और शेप की भी बात नहीं करूंगा क्योंकि समय गुजर चुका है। अब अगले बार जब मिलेंगे तो हम लोग इस थ्योरी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको भी जरूर से आप स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए अपने पास, सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस होल कॉन्सेप्ट व्हाइल वी आर डिस्कसिंग इट। ठीक, सो समय हो चुका है गाइस, और आज फिर से हम लोग अपनी थ्योरी में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, बट नेवरदलेस डजंट मैटर। हम लोग आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक में हम लोग प्रोसीड करेंगे और हम लोग देखेंगे और आगे। मैं कह रहा हूं कि अभी शेप और ज्योमेट्री के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपसे डिस्कस ही नहीं करी, और वो ये है, रेगुलर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री किसे बोलते हैं? व्हाट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री, व्हाट इज अ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री? अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है इसको, तो मैं क्या आपको बता दूं? ठीक है, सो वो मैं नेक्स्ट टर्न पर जब हम लोग मिलेंगे तो भैया मैं यहां नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि हम लोग ने पिछली बार भी पूरा 1.5 घंटा इसी में लगाया था, आज भी पूरा 1.5 घंटा इसी में लगाया। सो चलिए कोई बात नहीं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको डिस्कस भी करना जरूरी है। डू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैव द सेम एनर्जी? नो, अभी मैंने बताया सिग्मा बॉन्ड का बनना सिस्टम को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। जितनी ओवरलैपिंग का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि
अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए सिस्टम से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट इज व्हाई फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्टेबलाइजेस द सिस्टम मोर। पाई बॉन्ड बनता है, यहां पर भी ओवरलैपिंग होती है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग काफी कम होती है, तो सिस्टम से जो एनर्जी निकलती है वो भी काफी कम होती है। कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर। अनन्या, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर सेइंग दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर्ड अप टुडे। Thank you, Ananya. Thank you, Prashant. And thank you very much, Ria, for your appreciation. Thank you very much, Robert. Thank you so much, Aman. Thank you so much, Anam, for your appreciation. अगर आपको समझ में आई बात तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बड़ा मजा आता है जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर समझ में आ गया, तो मेरे लिए बड़ी मजेदार बात होती है। सो ओके, सो वी विल स्टॉप हियर आवर डिस्कशन फॉर टुडे, और अब नेक्स्ट टर्न पर जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग रेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री से बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, 2-3 मिनट का समय बचा हुआ है, वी कैन स्टिल डिस्कस समथिंग। ओके आकाश, गो अहेड। सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। वीडियो ऑन सर। अच्छा बोलो सर। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड का ज्योमेट्री बना रहे थे सर, तो जो ऑक्सीजन में सर आपने उसमें पाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात की, लेकिन सर सल्फर में नहीं की सर, ऐसा क्यों है सर? सल्फर में वैलेंस शेल में हमने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, राइट? यस सर। अगर आपको ध्यान हो तो सल्फर का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4 3d0। तो 3p4 का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है और वो 3d में चला जाता है। जस्ट लेट मी सी, अगर कहीं पर मुझे वो दिख जाए, जस्ट अ मिनट। आज की तारीख 27। राइट, I will screen share this for you, ताकि मैं इस बात को आपको रिपीट करूं। ओके, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको ना? यस सर, यस। ओके, ग्रेट। सो अब आप देखिए, यहाँ पर मेरा कर्सर दिख रहा है, माउस दिख रहा है मेरा? यस सर, यस। सल्फर में देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक? इनमें से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को पहले से लेबल नहीं कर सकते कि कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं कि कौन से सिग्मा होंगे, कौन से पाई होंगे। जिस इलेक्ट्रॉन ने हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ली वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जिसने साइड वाइज ओवरलैपिंग करी वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ऐसा नहीं है, ये जो मैंने लिखा है ना ऑक्सीजन के केस में कि एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है इनमें से एक हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। बस जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा उसको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि यही पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन यही सिग्मा हो, दूसरा वाला पाई हो, ये इंटरचेंज भी हो सकता है। इनमें से जिसने भी हेड ऑन ओवरलैपिंग कर दी वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जो दूसरा बचा है वो पाई ओवरलैपिंग करेगा, वो पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन एटम में, सो सल्फर के जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले से लेबल्ड नहीं होंगे कि ये सिग्मा ये पाई। जब ऑक्सीजन आएगा नजदीक तो पहले ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा सल्फर के इलेक्ट्रॉन के साथ वो सल्फर बॉन्ड बना लेगा, वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और जिसने साइड वाइज ओवरलैपिंग करी वो पाई बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से देखा गया कि जब 2 ऑक्सीजन एटम सल्फर के नजदीक आते हैं तो वो 2 हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेते हैं, 2 साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो 2 हेड ऑन ओवरलैपिंग से 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 2 साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। ठीक है सर एक क्वेश्चन होता सर कि जैसे सर सल्फर में आपने सर 3s2 से शुरू किया और 3s2 से आपने जो है उसमें स्पिन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को भरा, और जो पहला जो दोनों भर गया तो उसको आपने लोन पेयर कहा। तो जो 3s2 से जो पहले वाला है सर वो लोन पेयर नहीं है ना, वो लोन पेयर नहीं है। ध्यान रखिए, लोन पेयर की परिभाषा क्या है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो वैलेंस शेल में उपस्थित है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसको ध्यान रखिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है जो वैलेंस शेल में है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है।
इधर देख लीजिए एक सेकंड के लिए, ये बड़ी रेलेवेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये। यस सर, यस। सल्फर है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है, 2s2, यस सर, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d0। ये सल्फर का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 2 4 6 4 10 और आई एम सॉरी, दिस इज एक सेकेंड, दिस इज 3p4, 6 4 होगा बेटा, 6 नहीं होगा। यस सर, 6 4 10 6 4 ये 10 16 यस। अब देखिए, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, इसको हम कंसिडर करते ही नहीं। क्यों नहीं कंसिडर करते? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों का, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका बॉन्डिंग में कहीं कोई योगदान नहीं है, इनका ज्योमेट्री, इनका कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बनने में कोई रोल प्ले नहीं। ये तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनका क्या रोल है? यहां से बात शुरू होती है, 3s2 बट एंड सर, जो सर लोन पेयर की जो डेफिनेशन है सर, तो यही है कि जो उसमें बॉन्डिंग में अपना कंट्रीब्यूट ना करें, तो वो भी तो नहीं कर रहे हैं सर। गलत, रॉन्ग डेफिनेशन आपने बोली। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की परिभाषा है कि ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो वैलेंस शेल में उपस्थित हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जी आपको बात समझ आई? यस सर, यस सर। यस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो वैलेंस शेल में उपस्थित हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ना ये वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के नहीं है, ये तीनों, इसीलिए इन्हें लोन पेयर नहीं कहा जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वैलेंस शेल में है और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए हम इसको लोन पेयर कह सकते हैं। ठीक है, यस यस। अश्विनी बोलिए। सर सेंट्रल एटम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे O2 है, S2 है, सब है? सेंट्रल हेलो सर। एटम, हाँ मैं बता रहा हूं, सेंट्रल एटम हमने, इस बात को समझिएगा, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सल्फर होगा या ऑक्सीजन होगा, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं। ये सिस्टम ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, हमें तो केवल मालूम पड़ा है। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में सल्फर सेंट्रल एटम है, ये सिस्टम ने, केमिकल सिस्टम ने डिसाइड किया है। जब हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया, सल्फर डाइऑक्साइड को स्टडी किया, तब मालूम पड़ा कि अच्छा सल्फर केंद्र में है, लिहाजा सल्फर सेंट्रल एटम कहलाएगा। ऑक्सीजन बाहर की ओर है, लिहाजा ऑक्सीजन अदर एटम कहलाएगा। ये हमने नहीं डिसाइड किया। अब देखिए, वाटर मॉलिक्यूल में H2O, तो अगर SO2 में सल्फर सेंट्रल एटम है तो H2O में हाइड्रोजन सेंट्रल एटम होना चाहिए था, मगर नहीं है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम। ठीक है जी सर। राइट, इसका मतलब वी आर नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर्स, हम नहीं डिसाइड करते हैं, सिस्टम डिसाइड करता है और वो बताएगा। ओके, रिचा बोलिए। रिचा यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? सर yes बोलिए sir, बोलिए। I was taught earlier that central atom is the more electronegative one. It can be, we can say that, but not in all cases, not in all cases. Let me give you an example. Richa, are you hearing me? Yes. Okay, good. आपने कहा कि सेंट्रल एटम वो होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चलिए ठीक है। मैंने कहा कि नॉट इन ऑल केसेस, H2O मॉलिक्यूल ऑक्सीजन सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन अदर एटम है, और ऑक्सीजन नेचुरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपका जो नियम है वो यहां लागू हो जाता है। OF2 मॉलिक्यूल, बताइए इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन की फ्लोरीन? बोलो रिचा। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सही बात। तो अगर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आपकी बात सही है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंटर में होना चाहिए, तो फ्लोरीन को सेंट्रल एटम होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। बट इन दिस केस ऑक्सीजन इज देयर। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इसका मतलब ये है कि ये जो आप जो कह रही हैं, हाँ, ये कई जगहों पर या कह लीजिए ज्यादातर जगहों पर देखा गया है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कौन सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है। ये सिस्टम डिसाइड करता है, हमको केवल उसकी जानकारी, ये सूचना मिलती है।
ठीक है, Sir, but in this case, can I say the reason of this? बोलिए। Sir, because in case of the fluorine, due to electron repulsion, maybe the electronegativity is less in fluorine. नो, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ये बात फैक्ट, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.6 3.7 है, ये नोन फैक्ट। अब अगर सेंट्रल एटम हमेशा वो एटम होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन को सेंट्रल एटम होना चाहिए, ये बात तय हो गई। लेकिन Sir, can you tell one more example? अब वी कांट कीप रिपीटिंग द सेम थिंग। मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल एटम ज्यादातर जगहों पर वो एटम होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऐसा रूल स्पेसिफाइड नहीं। बट इन मोस्ट केसेस इट इज सीन दैट सेंट्रल एटम इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, मुझे ये बताओ रिचा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल Most probably hydrogen only. अरे हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम ही है, राइट? चलो, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मीथेन Yes, मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? Methane. Carbon, कार्बन। क्यों? आपको ये बात मालूम है? because more electronegativity. नो 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 नो, लिसन केयरफुली। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट, Tetravalency. कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब जितनी Yes. प्रोबेबिलिटी कार्बन के सेंट्रल एटम बनने की है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी Hydrogen. मगर कार्बन बनता है हमेशा, हमेशा। और इसी तरह से कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, अभी तो हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया मीथेन का, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर एग्जांपल्स। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू समराइज, समय हो गया है। All I'm trying to summarize for you over here is that any atom can be central atom, but in most cases it is seen that the more electronegative atom behaves as a central atom. Okay, Sachi, last question. Sir, as you have said that this pi bond will not have any effect on geometry or bond angle. So, sir, in short, we can say that this pi bond will affect bond length but not bond angle. No, it will not affect even the bond length. Bond length कैसे मतलब समझाइए थोड़ा सा? Sir, if we see in the case of double bond and single bond, then there is difference, and through the formation of pi bond, there is a formation of double bond. So we can't say that. अच्छा, मतलब ये अभी कह रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, ये मतलब हुआ? Yes, sir, yes, sir. हाँ, ठीक है, I'm saying that. ये कैसे? Okay, बॉन्ड sir. एंगल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा, Yes, और sir. ज्योमेट्री में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। हाँ, Yes. ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड का बनना दोनों एटमों को थोड़ा सा और Will नजदीक shorten. करेगा। हाँ, ठीक, Yes. हाँ, we agree, Okay, sir. totally agree with that. Thank Absolutely. Okay, so guys, thank you very much for sparing your time. बहुत मजा आया डिस्कशंस में और आज, और अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं या और आप कोई और दूसरी चीज शेयर करना चाहते हैं, feel free anytime later you can send me your messages and we will try to keep in touch as much as possible. ठीक है, चलिए, class is over, you can leave the class now. Thank you very much.